मैं परोहा कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, जैसा कि हमने आपके यूनिट 1 में रिप्रोडक्शन, उसके टाइप्स और ह्यूमन बीइंग्स में रिप्रोडक्शन का अध्ययन किया था, तो आज हम मानव स्वास्थ्य, मानव के प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य संबंधी कारकों का अध्ययन करेंगे। और मैंने इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट परीक्षा उपयोगी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो इसमें मैं आपको दे रही हूँ। तो चलिए आज हम प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हल करेंगे। प्रजनन स्वास्थ्य, जनरली लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत चिंतित होते हैं। आपको सर्दी जुकाम है, बुखार है ना, कोई भी ऐसी तकलीफ है शारीरिक, तो आप सब डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं और उनके पास जाते हैं। लेकिन यदि हमारे जो प्रजनन अंगों से संबंधित कोई रोग हैं, वो कैसे होते हैं, क्यों हो रहे हैं और उनको हमें किस प्रकार से उनका निदान करना चाहिए, इस पर हम चर्चा नहीं करते। जबकि आज के समय में अपने प्रजनन अंगों की भी देखभाल करना बहुत जरूरी है और उससे ही हमारे पूरे शारीरिक स्वास्थ्य का नियंत्रण रहता है। तो चलिए हम हल करते हैं इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स को। पहला क्वेश्चन है, जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य केवल स्वस्थ प्रजाई क्रियाओं से ही नहीं होता, टिप्पणी कीजिए। जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य केवल स्वस्थ प्रजाई क्रियाओं से ही नहीं होता, टिप्पणी कीजिए। मतलब जो जनन स्वास्थ्य है वो केवल शारीरिक स्वस्थता से नहीं होता है, इसको समझाना है। उत्तर है, जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य केवल स्वस्थ प्रजननी क्रियाओं तक सीमित नहीं है, अपितु यह एक व्यापक परिप्रेक्ष्य को दर्शाता है। जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य, अर्थात शारीरिक, भावनात्मक और व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य से रहता है। प्रश्न क्रमांक 2 देखें बच्चों, यौन संचारित रोग क्या हैं? गोनोरिया, सिफिलिस तथा एड्स के रोगाणुओं के नाम लिखिए। अब अगर अनुचित यौन संपर्क होता है और उससे क्या होता है, उससे किसी भी प्रकार के यौन संचारित रोगों के होने की आशंका रहती है, तो उसके बारे में है। तो इसका उत्तर है, वह रोग या संक्रमण जो मैथुन द्वारा संचारित होते हैं, शारीरिक संपर्क के द्वारा होते हैं, सामूहिक रूप से यौन संचारित रोग कहलाते हैं। इन्हें रतिज रोग अथवा जनन मार्ग संक्रमण भी कहा जाता है। जैसे गोनोरिया, गोनोरिया होता है नाइसेरिया गोनोरी नामक जीवाणु से। दूसरा सिफिलिस जो होता है ट्रेपोनेमा पैलिडम से। तीसरा एड्स जो होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस से। ये जितने भी रोग हैं ये असुरक्षित यौन संपर्क के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको टिप्पणियां लिखने भी आ सकती हैं। एमटीपी, आईवीएफ तथा जिफ्ट से आप क्या समझते हैं? एमटीपी इसका मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अर्थात प्रेरित गर्भपात होता है। यदि गर्भस्थ शिशु में कब होना चाहिए? यदि गर्भस्थ शिशु में कोई बीमारी होती है तब गर्भपात कराया जा सकता है। सेकंड है आईवीएफ, इसका पूरा नाम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, नर और मादा पार्टनर से शुक्राणु एवं अंडाणु लेकर शरीर से बाहर निषेचन कराकर जो भ्रूण बनता है उसको पुनः मादा पार्टनर के गर्भाशय में अंतररोपित कर दिया जाता है। और इसको किसके नाम से जाना जाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी। आपने पढ़ा होगा टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में कि टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। तो जब साधारण तरीके से निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती तो नर और मादा के शरीर से अंडाणु और शुक्राणु लेकर के निषेचन कराया जाता है, फिर भ्रूण बनता है और उस भ्रूण को इसमें मादा के गर्भाशय में अंतररोपित कर दिया जाता है। इस तकनीक को टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक के नाम से जाना जाता है। तीसरा है जिफ्ट, इसका पूरा नाम है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, अर्थात जब प्रारंभिक भ्रूण जो होता है वो 8 कोश की 8 सेल स्टेज में जैसे ही पहुंचता है तो उसको कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अगेन
क्वेश्चन नंबर 4, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की एक विधि है। इसमें पुरुष एवं महिला पार्टनर से क्रमशः शुक्राणु एवं अंडाणु लेकर शरीर से बाहर उचित माध्यम व परिस्थिति के अंतर्गत निषेचन कराकर भ्रूण बनाया जाता है। फिर इस भ्रूण को मादा पार्टनर के गर्भाशय में अंतर्रोपित कर दिया जाता है। इसे टेस्ट ट्यूब तकनीक कहते हैं और जो बच्चा उत्पन्न होता है उसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। एक क्वेश्चन है, आप बताइए भारत में सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कहाँ हुआ था और उसका नाम क्या था? ये आपको सर्च करना है। क्वेश्चन नंबर देखें 7, एमनियोसेंटेसिस क्या होती है? एमनियोसेंटेसिस, जब गर्भावस्था के समय जो भ्रूण रहता है वो एक अतिरिक्त भ्रूण झिल्ली से घिरा हुआ रहता है जिसको कहते हैं एमनियन। इस झिल्ली तथा भ्रूण के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड या एमनियोटिक द्रव कहते हैं। इसमें भ्रूणी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं को लेकर उसका गुणसूत्रीय अध्ययन किया जाता है। इस गुणसूत्र की जांच को एमनियोसेंटोसिस कहते हैं। अब एमनियोसेंटोसिस से उत्पन्न जोखिम कौन कौन से हैं? तो एमनियोसेंटेसिस की जांच गर्भस्थ शिशु में गुणसूत्रीय असामान्यताओं की स्थिति को बताने के लिए की जाती है कि उसमें क्या कोई क्रोमोसोमल एनामिली है क्या या कोई बीमारी है ना, इसके लिए की जाती है। इस स्थिति में सगर्भता की औचित्य के आकलन के लिए की जाती, किंतु इसका दुष्प्रयोग होने लगा। कुछ लोग क्या करने लगे हैं, इससे क्रोमोसोमल की जांच करके वो लड़के और लड़की का पता लगा लेते हैं कि भ्रूण में मादा शिशु है या नर शिशु। उसके बाद वो मादा भ्रूण हत्या कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बुराई है। क्वेश्चन नंबर 9, जनन संबंधी पहलुओं के प्रति किस प्रकार जागरूकता पैदा की जा सकती है? अब हमेशा से ही लोग इस टॉपिक पे बात करना नहीं पसंद करते, तो जो भी जनन संबंधी पहलू है उनके में कैसे हम जागरूक करें लोगों को? तो जनन संबंधी पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए सबसे कारगर उपाय है दृश्य तथा श्रव्य और मुद्रित सामग्री का प्रयोग है। इसमें सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों संगठनों को लगाया जा सकता है। दूसरा उपाय है इसमें माता पिता निकट संबंधी जो कि विश्वास पात्र हों, हर निकट संबंधी नहीं, यहाँ बच्चे ध्यान देंगे, शिक्षक एवं मित्रों को सम्मिलित कर प्रचार प्रसार करना। तीसरा उपाय है जनन शिक्षा को पढ़ाई के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना, मतलब जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं उनसे आप इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और लोगों में इन रोगों के प्रति जागरूकता पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, प्रश्नों का क्रम आगे पीछे हो सकता है, इसलिए इस पर प्रश्न क्रमांक पे ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ प्रश्न पे ध्यान दीजिए। अनुर्वरता के लिए उत्तरदायी कोई दो कारण बताइए, यानी बंध जैसे बच्चे पैदा ना होना वो अनुर्वरता कहलाती है, तो उसके कौन कौन से कारण हैं? पहला, पुरुषों में कम संख्या एवं कमजोर शुक्राणुओं का बनना जो कि मादा साथी के फैलोपियन नलिका में पहुंचने एवं अंडाणु को निषेचन करने में सक्षम नहीं होते। दूसरा कारण क्या हो जाएगा, महिलाओं में अंडाणु का कमजोर होना अथवा न बनना, तो एक स्टेज ऐसी आती है कि अंडाणु ही नहीं बन रहे हैं। दूसरा, महिलाओं में गर्भ धारण करने में कठिनाई होना, इन कारणों से लोगों को बच्चे पैदा नहीं होते हैं। प्रश्न देखिए, एसटीडी, वीडी तथा आरटीआई का पूरा नाम लिखिए। एसटीडी का पूरा नाम है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज या यौन संचारित रोग, वीडी वायरल डिसीज या विषाणु रोग, आरटीआई रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन या जनन नलिका संक्रमण। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके 1 मार्क्स से लेकर के 3 मार्क्स तक के क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट देखिए, प्रतिजैविक क्या है? सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न वे जैविक पदार्थ जो रोगाणुओं को मारने का काम करते हैं प्रतिजैविक कहलाते हैं, एंटीबायोटिक कहलाते हैं। ये प्रतिजैविक मुख्यतः बैक्टीरिया, कवक एवं एक्टिनोमाइसिटीज द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ये केवल रोगाणुओं को ही मारने का कार्य करते हैं तथा परपोषी जीवों पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि जैसे हमने कोई एंटीबायोटिक ली तो पर्टिकुलर उसी बैक्टीरिया को मारेगा, हम पर उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं देगा। पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि प्रतिजैविक के उदाहरण हैं। अगेन देखते हैं क्वेश्चन, यौन संचारित रोगों पर टिप्पणी लिखिए। ऐसे रोग या संक्रमण जो मैथुन या
सहवास करते समय असुरक्षित यौन संपर्क रखते समय संचारित होते हैं यौन संचारित रोग या जनन मार्ग संक्रमण कहे जाते हैं। सुजाक या गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पीज, जननिक परिसर्प, क्लेमेडिता, ट्राइकोमोन्स्ता, लैंगिक मत्स्य, यकृत शोथ बी और HIV या एड्स मुख्य रूप से यौन संचारित रोग हैं। मतलब यदि असुरक्षित यौन संपर्क होता है तो उसमें इस प्रकार के रोग संक्रमण की आशंका होती है। इसमें एड्स, यकृत शोथ बी एवं जननिक परिसर्प उपचार योग्य नहीं है। मतलब कुछ ऐसे भी रोग हैं जिनका उपचार नहीं है। इसका उपचार क्या है? संक्रमण से बचना ही इसका एकमात्र उपाय है। मतलब ऐसे तरीके से जिससे हमको संक्रमण ना हो सके, तो सुरक्षित रहना इन चीजों से इसका एकमात्र उपाय है। इन सभी रोगों के शुरुआती लक्षण बहुत हल्के फुल्के एवं जननिक क्षेत्र से संबंधित होते हैं। दूसरी बात यह है कि इन रोगों से जुड़े सामाजिक कलंक का डर संक्रमित व्यक्ति को समय पर जांच एवं उपचार से रोकता है। लोग डर के मारे डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। इसके कारण आगे और बढ़ता जाता है, जटिलता आ जाती है। अतः बीमारी के विषय में जागरूकता एवं सही परामर्श ही इन रोगों के संक्रमण को रोकने में प्रभावी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखने आपको आ सकती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। पहला है वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी क्या है? यह शल्य क्रिया विधि द्वारा पुरुषों में स्थायी बंध्याकरण तकनीक है, जिसके तहत अंडकोश से वीर्य ले जाने वाली शुक्रवाहिक को काटकर मोड़कर बांध दिया जाता है। इससे शुक्राणु परिवहन अवरुद्ध हो जाता है तथा निषेचन नहीं हो पाता। इसे पुरुष नसबंदी भी कहते हैं। दूसरी है ट्यूबेक्टोमी। यह शल्य क्रिया विधि द्वारा महिलाओं में स्थायी बंध्याकरण, देखिए एक शब्द ध्यान रखना, स्थायी बंध्याकरण। ये पूछा जाता है कि स्थायी बंध्याकरण तकनीक का नाम बताइए, जिसके तहत उदर में छोटा सा चीरा मारकर अथवा योनि द्वारा फैलोपियन नली का छोटा सा भाग निकाल दिया जाता है या बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में नहीं आ पाता और निषेचन संभव नहीं हो पाता। इसे महिला नसबंदी भी कहते हैं। तीसरा है गिफ्ट, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ऐसे मामले में जहां की स्त्रियां अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती, उनमें ओव्यूलेशन नहीं हो सकता, लेकिन वो निषेचन और भ्रूण के परिवर्धन के लिए सक्षम रहती हैं, उनके लिए गिफ्ट तकनीक अपनाई जाती है। इसमें दाता महिला से अंडाणु लेकर उस स्त्री की फैलोपियन ट्यूब में पुरुष के शुक्राणु के साथ स्थानांतरित कर दिया जाता है। यह एक सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहलाती है। चौथा जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। यह एक प्रकार का पात्र निषेचन इन विट्रो तकनीक का रूपांतरित रूप है। इसमें क्या करते हैं? निषेचित अंडाणु को भ्रूण की प्रारंभिक अवस्था, मतलब 8 सेल स्टेज तक जब पहुंच जाता है जाइगोट, तो उसको फिर महिला के फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर कर देते हैं। यह गिफ्ट से बेहतर है। फिर है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसे चिकित्सकीय सगर्भता समापन कहते हैं। यह चिकित्सकीय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत गर्भावस्था पूर्ण होने के पहले स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को मूर्त रूप दिया जाता है। भारत सरकार ने 1971 ईस्वी में चिकित्सकीय सगर्भता समापन को कानूनी रूप दे दिया है, जिससे इस तकनीक का नाजायज प्रयोग ना हो सके। छठवा हार्मोनल गर्भ निरोधक। प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन संयोजन की जो गोली है अथवा टीके के रूप में महिलाओं द्वारा प्रयोग करके गर्भ निरोध करने की विधि काफी प्रचलित है। ये हार्मोन मादा में अंडोत्सर्जन व अंतरोपण को रोक देते हैं, संदर्भित करने के साथ साथ गर्भाशय ग्रीवा की श्लेष्मा की गुणवत्ता को भी बदल देते हैं, जिससे शुक्राणुओं के प्रवेश पर रोक लग जाती है और आगे निषेचन संभव नहीं हो पाता। आनुवंशिक विकारों के जन्म पूर्व अभिज्ञान पर संक्षिप्त लेख लिखिए। गर्भस्थ शिशु के जन्म से पहले ही उसमें उपस्थित आनुवंशिक विकार या गुणसूत्री असामान्यताओं का पता लगाया जा सकता है। इसके लिए एमनियोसेंटोसिस विधि का प्रयोग किया जाता है। हम सब जानते हैं भ्रूण के चारों ओर एक अतिरिक्त भ्रूणी झिल्ली से घिरा रहता है, जिसे
एमनियॉन कहते हैं, और इसके अंदर एक एमनियोटिक द्रव भरा रहता है, इससे भ्रूण सुरक्षित रहता है। इस एमनियोटिक द्रव में भ्रूण कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें सिरिंज की सहायता से निकालकर प्रयोगशाला में गुणसूत्री क्रोमोसोमल एनालिसिस किया जाता है तथा भ्रूण में उपस्थित आनुवंशिक विकारों के आधार पर उसके सगर्भता के औचित्य पर निर्णय लिया जाता है। परंतु इस विधि का दुरुपयोग कुछ लोग तथा डॉक्टर भ्रूण के लिंग परीक्षण के लिए करते हैं, जिसका दुष्परिणाम मादा भ्रूण हत्या के रूप में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते बच्चों, जनसंख्या विस्फोट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा। उत्तर, जनसंख्या विस्फोट से तात्पर्य जनसंख्या में बेलगाम वृद्धि से है, जिसके कारण मूलभूत आवश्यकताओं जैसे अन्न, आवास, कपड़े आदि का नितांत अभाव होना तथा समस्या का किसी भी समय विस्फोटक परिणाम होने का डर बना रहता है। जनसंख्या में वृद्धि के कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि बेहतर जीवन दशाओं के साथ व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। इससे मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आ गई है। साथ साथ जनन आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। दूसरा कारण है कि अधिकाधिक आबादी जनन स्वास्थ्य सुविधाओं तथा समुचित परामर्श से अनभिज्ञ लोग रहते हैं, अतः वे संतान को भगवान का दिया हुआ उपहार मानते हैं तथा बेहतर गर्भ निरोधक का उपयोग नहीं करते। तीसरा कारण यह है कि मजदूर वर्ग में यह भ्रांति है कि यदि उनके बच्चे अधिक होंगे तो कमाने वाले हाथ बढ़ेंगे और घर की स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी। इस प्रकार बढ़ती जनसंख्या वृद्धि दर हमारे विकास के लिए क्रियान्वित सभी कार्य नीतियों एवं कार्य परियोजनाओं पर पानी फेर रही है। अतः जनसंख्या विस्फोट की स्थिति से कारगर तरीके से निपटना आवश्यक है। बच्चों, ये थे प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जिनको आपको बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करना है और आपको अच्छे से याद करके रखना है। नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे आपकी सेकंड यूनिट। थैंक यू बच्चों।